गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना जी, उनको यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन उन्होंने सबमिट कर दिया है। इसके साथ ही जो आतिशी जी हैं वो दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं। अब देखो, दिल्ली के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो चुनावों से जस्ट पहले इस तरह से चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे चेंज किया गया है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो आप लोग जानते होंगे 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर आया था जहां पर बुलडोजर्स के रिगार्डिंग उन्होंने बात कही थी। पर फिर भी ऐसा देखा गया कि इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा। तो दरअसल में ना अब 1 अक्टूबर को अगली हियरिंग होगी। उस समय के ऊपर यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाएंगी डिमोलिशंस के रिगार्डिंग। तो तब तक जितने भी आपके इस तरह के बुलडोजर एक्शंस हैं जो इलीगल हैं, तो उसके ऊपर एक फ्रीज लगा दिया गया है। यानी कि 1 अक्टूबर को जब हमारे सामने गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद पता लगेगा कि किस तरह से ये चीजें करी जा सकती हैं। दोस्तों, डेट है आज की 18 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो है समग्र शिक्षा फंड्स के बारे में। पर इसको समझने के लिए ना हमें पीएम श्री स्कीम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ ना पीएम श्री स्कीम की, इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दरअसल में 2022 के अंदर कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया था। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि देश भर में ना लगभग 14,500 ये स्कूल्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे एंड इन स्कूल्स को बढ़िया बनाया जाएगा। देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नए स्कूल बनाए जाएंगे, नहीं। स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनको बढ़िया बनाया जाएगा। आप पूछेंगे बढ़िया का मतलब क्या है? देखो, बढ़िया के अंदर वहां पर जो फैसिलिटीज होंगी ना, वो आपकी बहुत अच्छी होंगी। जैसे इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाएगा, वहां पर एनवायरनमेंट का खास ध्यान रखा जाएगा, वहां पर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, राइट, उसको प्रमोट किया जाएगा, मतलब वो अच्छी तरह से होगी। प्ले एंड टॉय बेस्ड लर्निंग यहाँ पे होगी, राइट। इसके तरह से जो आपकी इवेल्युएशन होगी वो भी उस तरह से होगी, कॉम्पिटेंसी को हर लेवल के ऊपर हम यहाँ पे असेस कर पाए। तो यानी कि एक तरह से ना ये 14,500 जो स्कूल्स होंगे, इनको मॉडल स्कूल्स की तरह डेवलप किया जाएगा। अच्छी बात है, राइट। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई नया स्कूल नहीं बन रहा, पुराने स्कूलों को ही हम बढ़िया बना रहे हैं। प्लस ये जो स्कूल्स चुने जाएंगे ना, ये आपके सरकारी स्कूल होंगे, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होगा। चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल को मैनेज कर रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, या आपकी लोकल बॉडीज, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह कर रही हैं, वो सरकारी स्कूल यहाँ पे होंगे। बट प्राइवेट स्कूल यहाँ पे नहीं इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप एक चीज पूछेंगे, सर ये बातें तो चलो ठीक है, ये मॉडल स्कूल बनाओ, ये सब चीजें करो, बहुत बढ़िया बात है, पर ये सब करने के लिए थोड़ा पैसा लगता है, ऐसे फ्री में कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो दरअसल में जो पैसा होगा, ये आएगा कहाँ से? ये दोनों से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। क्यों? क्योंकि अपने आप में जो इनिशिएटिव है ना, ये आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब यहीं पर ना दरअसल में मसला गड़बड़ यहीं पे हो चुकी है। कुछ काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो इसके साथ अग्री नहीं कर पा रही। क्यों नहीं अग्री कर पा रही? अग्री इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जो भी स्कूल को ना हम पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, उसके बाहर लिख दिया जाएगा पीएम श्री स्कूल। इससे दिक्कत पता क्या है? कुछ स्टेट्स को दिक्कत ये है कि भाई आप लोगों ने इसके आगे प्रधानमंत्री क्यों लिख दिया? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये स्कूल बना रहे हैं, पर जबकि है क्या? जबकि पैसा दोनों दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। ऊपर से कुछ स्टेट्स का ये मानना है कि भाई स्कूल तो हमने बहुत बढ़िया बना रखे हैं ऑलरेडी, जैसे दिल्ली में स्कूलों की क्वालिटी ऑलरेडी ये चीजें फॉलो कर रही है, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट का मानना है, राइट। पर वहां पर क्रेडिट सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो इस तरह से पता क्या है, कुछ स्टेट्स और सेंटर के बीच में यहाँ पर तकरार हो चुकी है। इस वजह से ये मुद्दा न्यूज में आ चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तो आप थोड़ा और देख पाओगे, यहाँ पर जो स्कीम का टोटल प्रोजेक्ट आउटले है 27,000 करोड़ देखने को मिलता है। सेंटर का शेयर उसमें से 18,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये 4 साल की ये बात है। इसके माध्यम से कोशिश ये होगी कि यहाँ पर इन स्कूल्स के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो 0 के आसपास आ जाए। पेडागोजी जो हो वो अपने आप में काफी इनोवेटिव हो, ठीक है ना। ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा स्कूल हमें हम लिस्ट कर दिए हैं, बाकी स्कूलों को और भी यहाँ पे ऐड ऑन करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पीएमसी स्कूल्स। बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी नंबर काफी हाई देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कह रहा था, डाइवर्स बैकग्राउंड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करोगे ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव्स हो गया, पेडागोजी बहुत अच्छी होगी, आपकी असेसमेंट जो होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे फायदे देखने को मिलते हैं।
अब स्कूलों को जो सिलेक्ट किया जाएगा वो चैलेंज मोड के ऊपर सिलेक्ट किया जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, वो स्कूल्स जो ऑलरेडी आपके कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जैसे अच्छी कंडीशन में आपकी पक्के बिल्डिंग है, आपका रैंप्स वहां पे होने चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वहां पे टॉयलेट होना चाहिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने आप को ना वो पोर्टल के ऊपर सेल्फ अप्लाई कर देंगे कि हमें भी पीएम श्री स्कूल बनना है। एंड उसके बेसिस के ऊपर देखा जाएगा, उनको वैल्यूएट किया जाएगा लर्निंग आउटकम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। एंड अगर अर्बन एरियाज के अंदर जो स्कूल है वो 70% मार्क्स लेके आते हैं और जो रूरल एरियाज हैं वो 60% स्कोर करते हैं इस क्राइटेरिया के अंदर, तो उनको ऐड किया जा सकता है। पर ध्यान ये रखा जाएगा कि एक एरिया के अंदर मैक्सिमम 2 स्कूलों को ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए किस तरह से ये चीज वर्क करती है। बाकी इन स्कूलों को यहाँ पे जियो टैगिंग भी की जाएगी, जैसे आपका जो बाइसेग एन है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, वो यहाँ पे इन स्कूलों को जियो टैगिंग भी करेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं अगर डेफिनेटली एक स्कूल को पीएम श्री स्कूल बनता है, बहुत अच्छा वो मॉडल स्कूल बनेगा। पर दिक्कत वही थी कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में तकरार है कि किस तरह से कौन इसका क्रेडिट लेगा, एक तरह से आप ये कह सकते हो। अब हुआ क्या है, जो स्टेट्स ने यहाँ पर ये चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया पीएम श्री को, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल ने नहीं किया, आपके दिल्ली ने नहीं किया, आपके ठीक है, इस तरह से जो स्टेट्स ने यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, उनके लिए ना सरकार ने पता क्या किया है, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो पैसा आता है अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम वो यहाँ पर रोक दिया है। जैसे आपके तमिलनाडु को भी अभी तक पैसा नहीं मिला, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनको पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन स्टेट्स गवर्नमेंट से ना पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया। तो सरकार ने बोला कि आप हमारे पीएम श्री स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, हम आपकी जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो आपको पैसा जाना था, हम वो पैसे को रोक देंगे। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो है क्या ये समग्र शिक्षा क्या है? दरअसल में पहले हमारे सामने 3 स्कीम्स हुआ करती थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। इन तीनों स्कीमों को मर्ज कर दिया गया, याद रहे शुड से सब्स्यूम कर दिया गया, एंड अकॉर्डिंगली जो नई स्कीम बनी वो है समग्र शिक्षा अभियान। ये ऐसा 2018-19 के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो फंडिंग होती है वो 60-40 रहती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जो आपकी नॉर्मल स्टेट्स होती हैं। बाकी जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स होती हैं, वहां पर 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से और 10% जो वैसा होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से आता है। कोशिश यही है कि आपका जो राइट टू एजुकेशन है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा पाए, एंड आपकी ठीक है स्कूल एजुकेशन सेक्टर को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे ये काम किया जाता है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आप नाम पढ़ पाओगे। इन्होंने यहाँ पर साइन नहीं किया था पीएम श्री स्कीम के रिगार्डिंग जो एमओयू था, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी फंडिंग रोक दी है फॉर द समग्र शिक्षा स्कीम। ये बात आपको दोनों की पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं, हिंदी दिवस के बारे में आप सभी जानते ही हो। 14 सितंबर को हमने काफी अच्छे से हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया, राइट। अब उसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य के अंदर आपके यहाँ पे हिंदी दिवस के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर हमारी टीम आपको क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगी। तो जितने भी हमारी टीम की तरफ से हिंदी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनके अंदर आपको अप टू 75% ऑफ देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका प्रहार बैच है 2025 के लिए, संकल्प 2026 के लिए, या आप एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच भी आप देख सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप जाके क्लिक करके इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर तब भी आपका कुछ डाउट रहता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर 8071174446 इसके ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक ओवरयूज लेड 33% सेप्सिस डेथ। देखो जब मैं बात करता हूँ ना सेप्सिस की, सेप्सिस का मीनिंग क्या होता है? ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर लेंसेट है, लेंसेट एक बहुत फेमस मेडिकल जर्नल हमें देखने को मिलती है, जिसने ये बताया है कि जो देश भर में 30 लाख डेथ्स हुई 2019 के अंदर, उनमें से जो 60% आपकी जो डेथ्स थी वो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई। एक्चुअल में क्या है, 30 लाख डेथ कौन सी है? जो सेप्सिस डेथ है। सेप्सिस का मतलब क्या था? ब्लड पॉइजनिंग। जो 30 लाख ब्लड पॉइजनिंग वाली डेथ हुई ना, उसका 60% आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से था। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि जो ब्लड पॉइजनिंग होती है उसका मेजर कारण क्या है, उसका मेजर रीजन है उसके पीछे का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एक तरह से इसमें क्या होता है, इस सेप्सिस वाली कंडीशन के अंदर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, जिस केस में क्या होता है, जो मान लो कोई इन्फेक्शन हुई एक बंदे को, ठीक है ना, उस केस में आपके जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक बहुत ही एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देता है, और ये इतना एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होता है जिससे कहीं ना कहीं उसका ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है, एंड जिस वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। दिस इज सेप्सिस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने जैसा बताया कि बैक्टीरियल रीजन सबसे मेजर रहा, एंड यहाँ पर भी ऐसा देखा गया कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया इसके बारे में, ये एक मेजर कारण बनता है इसके पीछे का। जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हो
पर उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते कि अगर डॉक्टर ने बोला 5 दिन एंटीबायोटिक खानी है और आप 2 दिनों बाद ठीक हो गए, तो आप कोर्स कंप्लीट नहीं ना कर रहे। या फिर एंटीबायोटिक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है, ओवर द काउंटर यहाँ पे ड्रग्स आप आराम से ले लेते हो, ठीक है, डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाके बोल दिया जिथ्रोमाइसिन दे दो, उसने दे दी, बिना यहाँ पे चेक किए हुए, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ये सब कारणों की वजह से जब आप गलत तरह से एंटीबायोटिक्स का यूज करते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ऐसा देखा गया कि इनमें से जो 33.4% जो डेथ्स थी ना, उनका लिंकेज किसके साथ था, आपके बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के साथ। तो एक तो सेप्सिस पता होना चाहिए, और एंटीबायोटिक किस तरह से आपका इसका ओवर यूज आपके सेप्सिस डेथ के अंदर कॉज कर रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रैंकिंग। अब ये क्या मुद्दा है, देखो आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने ना ITU देखने को मिलता है। ITU क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब ये क्या है, ये यूएन की एक अब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट, जो कि टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। ये ओल्डेस्ट एजेंसी है यूएन के अंदर, क्योंकि आप नोटिस करोगे इसका फाउंडेशन 1865 में हमें देखने को मिलता है। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कोशिश ये होती है कि ना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया उसमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैसे हो पाए। देखो जब इसको स्टार्ट किया गया था तब तो टेलीग्राफ की वजह से किया गया था उस समय के ऊपर, पर अब तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अकॉर्डिंगली दुनिया भर में टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस हम इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए यूएन की जो एजेंसी है ये काम करती है। आज के समय इसके टोटल 193 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड बहुत सारी कंपनीज इसका यहाँ पे पार्ट भी है। अब इसकी तरफ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के अंदर ना भारत ने, अगर हम बात करें, भारत ने 5 पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंट स्कोर किया है। ये 5 पैरामीटर्स क्या है, लीगल मेजर्स क्या है वहां पर साइबर सिक्योरिटी को डील करने के लिए, टेक्निकल मेजर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स हो गया, कैपेसिटी डेवलपमेंट कैसी है और कॉपरेशन कैसी है, कौन सी कंट्री इन 5 पैरामीटर में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये इस इंडेक्स के माध्यम से बताया जाता है। तो भारत के केस में अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन मेजर को छोड़ दूं, उसके अलावा बाकी सब जगह में हमने 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मेजर में थोड़ी सी कमी है, तो इस वजह से आप नोटिस कर पाओगे भारत का टोटल स्कोर कितना बना, 98.49। पांचों को ऐड करोगे ना तो आपका स्कोर 98.49 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से भारत क्या आ चुका है, भारत टियर 1 के अंदर रैंक किया गया है। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब टियर 1 का, देखो टोटल आपको यहाँ पर ना 47 कंट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं यहाँ पर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, जिनको एज अ लीडिंग नेशन की तरह कैटेगराइज किया गया है, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग एक अच्छी कमिटमेंट दर्शाई है, एंड भारत भी उसी कैटेगरी में आज के समय देखने को मिल जाता है। बाकी ये पांचों पिलर्स थे असेसमेंट के, ये मैंने आपको बता दिए, एंड आपको ध्यान रखना है कि ITU इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है, एंड अकॉर्डिंगली कौन कौन से सेक्टर्स में काम कैसा किया जा रहा है वो सारी चीजें बताती हैं, एंड अकॉर्डिंगली साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को भी ये हाईलाइट करता है। ये पॉइंट्स थे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है नालसा के बारे में। नालसा की जब मैं बात करता हूं तो नालसा लोक अदालत सेटल्स ओवर 1 करोड़ केसेस। देखो 1 करोड़ से भी ज्यादा केसेस यहाँ पे हुए हैं जिनको सेटल किया गया है अंडर नालसा। इसी साल ये तीसरा हमें इस तरह का नालसा का इवेंट ये देखने को मिलता है। दरअसल में जो 2 थे वो ऑलरेडी इसी साल हुए थे, तो तीसरा हमें इस साल में जो देखने को मिला, वहां पर लगभग 1 करोड़ केसेस को सेटल किया गया। एक्चुअल में अगर हम नोटिस करेंगे नालसा का पर्पस क्या है, नालसा का पर्पस ये है कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करी जा पाए टू द वीकर सेक्शन। अब आप पूछेंगे यहाँ पे वीकर सेक्शन का मतलब क्या है। देखो वीकर सेक्शन के अंदर ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो गया, कोई मास डिजास्टर के विक्टिम हो गया, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, इनसे कोई इफेक्टेड पर्सन है। अब हम डेफिनेटली चाहेंगे ना ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनको अच्छे से क्या मिल पाए, इनसे अच्छे से इंसाफ मिल पाए, फ्री लीगल सर्विसेज वजह से इनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाए हैं नालसा के द्वारा। डिसेबल्ड पर्सन हो गया, पर्सन इन कस्टडी हो गया, ये सब चीजें। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर अगर मान लो कोई मुद्दा है जो आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मतलब या तो हाई कोर्ट में है या किसी लोअर कोर्ट में है, तो उस केस में ना वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि कौन से बंदे को कितना इनकम के नीचे यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। कि मान लो कोई पर्सन है वो 1 लाख रुपए से कम कमाता है, तो किसी स्टेट में लिमिट 1 लाख हो सकती है, किसी जगह पे और लिमिट चेंज हो सकती है। तो दिस मैटर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पर अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो वहां पर ये जो नंबर आ जाता है वो 5 लाख से कम की वैल्यू आ जाती है। उस केस में आप अपना जो मुद्दा है वो यहाँ पर फ्री लीगल सर्विसेज के माध्यम से उसके रिगार्डिंग आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पर बात करें नालसा की, कोशिश यही है कि एक तरह से
जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जा पाए, प्लस एट द सेम टाइम जो आपके केसेस है उनका निपटारा हम जल्दी से जल्दी कर पाएं। तो अलग अलग लेवल के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल के ऊपर है, आपका स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, एंड इसके साथ साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। नेशनल लेवल के ऊपर जो पैट्रन इन चीफ है वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिल जाते हैं, एंड उसके जो चेयरमैन होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायरिंग या आपके रिटायर्ड या सर्विंग जज हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्टेट लेवल पे बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जैसे यहाँ पे नालसा थी नेशनल लेवल के ऊपर, यहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर आपको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देखने को मिल जाती है, जिसके पैट्रन इन चीफ वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट होते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी है एंड बाकी लेवल्स के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। देखो नालसा दरअसल में करता क्या है ना, नालसा हेल्प्स अस इन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने में मदद करता है। जैसे आर्टिकल 22(1) की अगर हम बात करें तो वहां पे डेफिनेटली लिखा हुआ है कि आप अपने मनपसंद लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाके उसको डिफेंड करने की मतलब डिफेंड करवा सकते हो उससे। आर्टिकल 39A जिसको यहाँ पे ऐड बाद में किया गया था 1976 के अमेंडमेंट के अंदर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, वो यही बात करता है कि आपके जो पुअर और वीकर सेक्शन है ना उनको फ्री लीगल एड मिले। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 14 जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। तो इस सारी चीजों को आपके इंप्लीमेंट करने के अंदर नालसा मदद करता है। बाकी इसके साथ ही बात करें लोक अदालत की तो डेफिनेटली लोक अदालत क्या है, एक तरह से नालसा की लोक अदालत ने तो सेटल किए हैं, तो लोक अदालत कुछ नहीं आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ठीक है ना, कि कोर्ट कचहरी के अंदर कई सालों साल लग जाते हैं, हमारी कोशिश है कि आसानी से हम उन चीज़ों को टैकल कर पाएं, आसानी से उन चीज़ों को हैंडल कर पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुद्दा है जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज के ऊपर है, वहां उनके ना आपस में मिलकर आप उनको आराम से सॉल्व कर लो, नहीं तो कई साल लगेंगे, पैसा लगेगा, डिले होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्ट था 1987 का लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसके माध्यम से इसको यहाँ पे स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है। जो भी ये फैसला देते हैं, जो भी अवार्ड देते हैं, वो अपने आप में बाइंडिंग होता है एंड फाइनल होता है, एंड यहाँ पे कोई अपील उसके अगेंस्ट नहीं होती। बाकी मैंने आपको बता दिया, इनको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में। देखो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि सही मात्रा के अंदर अगर आप राइट अमाउंट ऑफ इनपुट एट राइट टाइम करते हो, ठीक है, सही समय के ऊपर सही इनपुट डालते हो अपनी फसल के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। और डेफिनेटली प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर आपकी बहुत सारे आपके जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसकी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, चाहे उसमें आप बात कर लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ड्रोन्स की बात कर लीजिए, डेटा एनालिटिक्स की बात कर लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लीजिए, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा ना कि कौन सी जगह पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मान लो किस जगह के ऊपर आपके नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो हम अकॉर्डिंगली कौन सा फर्टिलाइजर डालें। तो बेसिकली ना कितने पानी की ज़रूरत है, जैसे अगर मैं बात करूं, कई बार ना आप लोग क्या करते हो, पानी से अपने पूरे खेत को भर देते हो, उसको जिसको बोलते हैं हम फ्लड इरिगेशन। अब फ्लड इरिगेशन से क्या होता है, आपने इतना ज़्यादा पानी तो दे दिया, उससे उल्टा नुकसान ज़्यादा हो जाता है, आपकी जो सॉइल है वो ज़्यादा सेलाइन हो जाती है और उतना पानी आपके क्रॉप तक पहुंचता भी नहीं जो उसकी ग्रोथ के अंदर मदद करे। उसकी बजाय अगर हम बात करें माइक्रो इरिगेशन की, तो ये आपके अंदर मदद कर देती है। जैसे आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, वो हेल्प करती है कि इस तरह से पानी सही जगह पर पहुंचे। तो यहाँ पर सरकार की कोशिश पता क्या है, सरकार ये ट्राई कर रही है कि किस तरह से 6000 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया जाए टू प्रमोट प्रिसीजन फार्मिंग। ठीक है ना, और ये जो प्रिसीजन फार्मिंग आपका ये प्रोग्राम होगा, इसका नाम क्या रहेगा, स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। और ये आपका MIDH जो मिशन है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम, उसके अंतर्गत यहाँ पे किया जाएगा। एक्चुअल में क्या है, जब मैं हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ तो आप लोग जानते होंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आ जाता है, जैसे आपका फ्रूट्स आ गया, आपके वेजिटेबल आ गया, आपका मशरूम आ गया, आपके फ्लावर्स आ गया, और इस तरह के जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, वो सब चीजें आ जाती हैं। अब एक किसान के लिए ना ये सब चीजें बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कीमत है मार्केट के अंदर वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि इन सब चीजों का ना प्रोडक्शन बढ़े, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़े। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग का ये जो चीज है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो कोशिश ये है कि इसके माध्यम से 15,000 एकड़ ऑफ लैंड कवर करेंगे अगले 5 साल के अंदर, जिससे 60,000 फार्मर्स को बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, PFDCs बनेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स। ये सरकार ने इस तरह से 22 PFDC सेंटर यहाँ पे सेटअप किए हुए हैं, लोकल कंडीशंस के हिसाब से डिफर करेंगे। जैसे आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो गया, वहां पर इस तरह से आपके PFDCs आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर या IITs के अंदर लोकेटेड होंगे, जो कि मदद करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब फर्क यही होता है प्रिसीजन और आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर कि आपके ना फार्म को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है मैनेजमेंट जोन के अंदर। हर जोन की अलग रिक्वायरमेंट होगी
उस रिक्वायरमेंट को हम समझेंगे, उस वजह से हम सही इनपुट सही समय के ऊपर देंगे। जैसे आपका जीपीएस टूल हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। आप अकॉर्डिंगली जो मन किया उस हिसाब से इनपुट डाल देते हो, तो वो चीज़ को हम बोल देते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। एक आखिरी टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज रंगीन मछली ऐप। देखो मछली आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मैं बात करता ना ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर की, तो उसको हम कैसे बूस्ट कर पाएं। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं होती, तो कि कैसे इनको यहाँ पे इनकी केयर कैसे करनी है, इनकी ब्रीडिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह से ना यहाँ पे एक ऐप बनाई गई है, रंगीन मछली ऐप। किसने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कहाँ पर? आपका जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और साथ साथ आपका जो सीफा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर, इनके द्वारा यहाँ पर इस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो डेवलप इसको किया गया था, मैंने आपको जैसा बताया ही, और कोशिश यही है कि इस चीज़ को हम कैसे प्रमोट कर पाएँ। आपके जो रिसोर्सेज हैं, जिनको आपके जैसे शॉप ओनर्स हो गया, फिश फार्मर्स हो गया, हॉबिस्ट हो गया, उनको अलग अलग नॉलेज इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोवाइड करी जा पाए। तो ये जो ऐप होगी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन देगी। अभी के लिए 8 लैंग्वेजेस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसके माध्यम से एक अच्छा एजुकेशनल मॉड्यूल तैयार हो पाएगा, जो नए कमर्स इस पर्टिकुलर ऑर्नामेंटल फिश इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको इस तरह की चीज़ें खरीदनी हो, तो कहाँ पे एक्वेरियम्स मिलेंगे, तो आप आसपास के कहाँ पे शॉप्स हैं, वो भी आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएंगी। तो ये है रंगीन मछली ऐप, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो कई बार कुछ बच्चे नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आप पीवाईक्यूज भी कराए। देखो बिल्कुल मैं करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं पीवाईक्यूज भी डिस्कस करता रहूंगा। अभी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उनको गो थ्रू करते रहिए। पीवाईक्यूज भी हम वापस से रीस्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है रिफ्यूजी राइट्स के बारे में। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। इवन ना यूपीएससी ने आई थिंक 2022 के मेंस के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिफ्यूजी राइट्स के ऊपर, आपके एथिक्स के अंदर। तो वहां पर भी इनमें से कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो आप वहां पे अपने आंसर में इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा प्रिविलेज मोशन के बारे में, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और मुझे क्वेश्चन आपका कमेंट में आंसर बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इनमें से कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से रैंसमवेयर सिस्टम्स को इन्फेक्ट करते हैं। देखो एक तरीका यहाँ पे बोला गया फिशिंग। पहली बात तो आप रैंसमवेयर समझते हो ना, रैंसम क्या मतलब होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती। फिरौती समझते हो? हाँ बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि आपका ना सिस्टम हैंग हो जाता है, सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है एंड बोला जाता है कि आप हमें इतना पैसा भेजो, तब जाके आपका जो सिस्टम है उसको हम अनलॉक करेंगे। और आपको भी देना पड़ता है क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह हो सकता है कुछ, है ना। तो एक तरह की फिरौती ही तो हुई, राइट। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है फिशिंग के बारे में। फिशिंग पता क्या होता है? फिशिंग होता है कि मान लो एक है आपकी रियल वेबसाइट, उसी तरह की आपने एक और फिशिंग वेबसाइट बना दी। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक वेबसाइट है ICICIbank.com, ठीक है। अगर अगर मान लो यही है एग्जाम्पल, मान लो ये सही वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब वो देखने में इस तरह से दिखती है। एक किसी और बंदे ने फर्जी वेबसाइट बना दी ICICIbanks.com। अब ये तो फर्जी वेबसाइट है और उसने वर्ड का यूज कर दिया banks.com। अब आपने जैसे ये लिंक आप तक पहुंचा, किस तरह से वेबसाइट का आपका मेल वगैरह आया, आपने वेबसाइट खोली, आपको दिखा यार ये तो सही वाली वेबसाइट है, एंड आपने भी वहां पर जो भी उसने मांगा, जो भी डिटेल्स मांगी, आपने सब शेयर कर दी। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आप तो फंस गए, आपके ऊपर अटैक हो चुका है। बिल्कुल इस चीज को बोलते हैं फिशिंग, जब आपका सेम तरह की चीज को रेप्लीकेट किया जाता है, राइट। तो डेफिनेटली फिशिंग के माध्यम से रैंसमवेयर इफेक्ट करता है। दूसरा है यहाँ पे मालवर्टाइजिंग। मालवर्टाइजिंग का मतलब तो क्या होता है? दो वर्ड से बना है, एक है माल, माल का मतलब होता है मालवेयर, और दूसरा वर्ड है एडवर्टाइजिंग। इन दोनों को कंबाइन करके आपका वर्ड बन गया मालवर्टाइजिंग। कई बार आप जैसे कुछ गेम खेल रहे हो, बीच में एक ऐड आ जाता है कि इस तरह से सेल लगी हुई है, एंड आप भी उसके ऊपर शॉप नाउ पे क्लिक कर देते हो। क्या पता ये सही ऐड है या गलत ऐड है, इससे आप पता नहीं कहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे, राइट। दूसरी बात, कई बार आपके फोन के ऊपर ही इस तरह से लिखा आता है योर फोन इज अंडर थ्रेट। आपके फोन के ऊपर थ्रेट है नहीं कोई, पर आ गया योर फोन इज अंडर थ्रेट, और आप उसको यार कैसे फिक्स करूं, उसके ऊपर लिखा भी आता है फिक्स नाउ, आप क्लिक कर देते हो फिक्स नाउ के ऊपर, चलो भाई आपके ऊपर भी साइबर अटैक हो चुका है। ये बोलते हैं मालवर्टाइजिंग। तीसरा है कुछ वेब पेजेस इन्फेक्टेड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉइंट है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में पता क्या होता है? आपका डेटा रिक्वायर्ड होता है। कई बार क्या होता है, सामने वाले अटैकर को ना आपका डेटा चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, वो आपके ना एक ईमेल भेजता है। जैसे मान लो उसने बोल दिया यार मैं हॉस्पिटल का से बंदा बोल रहा हूँ, मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि आप सही हो या नहीं हो, आपकी सेहत कैसी है। आपको भी लगता है यार अच्छा डॉक्टर हॉस्पिटल वाले मांग रहे हैं, डेटा दे देते हैं। आपका डेटा फिर उनके पास चला गया, अब वो डेटा का आपका कैसे मिसयूज करेंगे ये भगवान ही जाने, ठीक है ना। तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। और पांचवा पॉइंट है ड्राइव बाय डाउनलोड्स वगैरह के माध्यम से। तो ये सारे माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से आपका जो रैंसमवेयर है आपको अटैक करता है। तो ऑल 5 इज द करेक्ट आंसर।
इसके अलावा दूसरा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो पूछा था राइस कल्टीवेशन के बारे में। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राइस कल्टीवेशन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ज़्यादा इस्तेमाल करता है एज कम्पेयर टू वीट। एंड दूसरा यह कह रहा है कि जो राइस की जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो कम है। समझते हैं इस मुद्दे को। देखो आप लोगों ने वर्ड सुना होगा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। अब देखो मान लो आपने यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर डाला, राइट, वो फर्टिलाइजर ना कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। जैसे मान लो आपने तो क्रॉप के ऊपर डाला था, बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ तो ऐसा हिस्सा होगा जो उस ग्रेन की ग्रोथ में आ जाएगा, जो उसकी ग्रोथ में यूज हो जाएगा, ठीक है। पर सारा का सारा नाइट्रोजन वहां यूज नहीं होगा। कुछ ऐसा होगा जो पानी के साथ रन ऑफ हो जाएगा, तो ये लॉस हो गया एक तरह का। कुछ ऐसा होगा जो नीचे लीच कर जाएगा, मिट्टी के अंदर लीच कर जाता है। कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस हो जाता है। तो एक्चुअल में फायदा किस चीज के साथ है? फायदा सिर्फ इस चीज का है जो ग्रेन के प्रोडक्शन में काम कर रहा है। बाकी रन ऑफ हो गया, लीच हो गया, आपका एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया, ये तो सारे लूज होगी ना चीजें, बिल्कुल। तो दरअसल में जब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की, ये यही बात करता है कि भाई आपने कितना फर्टिलाइजर दिया एंड उनमें से कितना फर्टिलाइजर आपके ग्रेन के अंदर इस्तेमाल हुआ। तो मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि उतना ज्यादा वो ग्रेन की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब होता क्या है ना, जो आपके राइस की बात होती है, राइस की नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कम होती है, राइट, क्योंकि ग्रेन के अंदर उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, जिस वजह से राइस के लिए हमें और ज्यादा नाइट्रोजन डालना पड़ता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ज्यादा प्रपोर्शन यूज किया जाता है राइस कल्टीवेशन के अंदर, यस। इसका कारण यही है कि लो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है राइस की। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ये सारी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए दे भी दी है। बात करें ट्रू फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बात करूं, इंडस एक्स की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑपरेशन सद्भाव की बात करें, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। एंड सिमिलरली नाइपा वायरस की बात करें तो डेफिनेटली जूनोटिक वायरस है एंड एनिमल्स से ह्यूमंस में ये फैलता है, तो ये भी अपने आप में करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।